हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम, दृष्टिकोण और सिद्धांत से क्या अभिप्राय है। मतलब उपागम और सिद्धांत में सिद्धांत क्या है। दृष्टिकोण का अर्थ है मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छेड़ने का निर्णय किया जाता है। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेक दृष्टिकोण उपागम हो सकते हैं। किसी दृष्टिकोण को सर्वग्राहिता सब तथ्यों को अपने परिप्रेक्ष्य से देखती है और जिस घटना के बारे में यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टिकोण से करती है। दृष्टिकोण का अगला चरण क्या होता है? सिद्धांत कहलाता है। जब दृष्टिकोण का कार्य विचाराधीन विषय के बारे में समस्याओं और आधार सामग्री के चुनाव से आगे जाता है, तब दृष्टिकोण सिद्धांत का रूप ले लेता है। कुछ लोग सिद्धांत शब्द का प्रयोग किसी विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे व्याख्या की चरम परिणति कहकर पुकारते हैं। किसी भी विज्ञान के नियमों की व्याख्या ही क्या है? सिद्धांत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में चार दृष्टिकोण मुख्य प्रचलित हैं, चार उपागम। फर्स्ट हो गया आदर्शवादी दृष्टिकोण, दूसरा हो गया यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा हो गया परंपरावादी दृष्टिकोण, चौथा हो गया व्यवहारवादी दृष्टिकोण बनाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फर्स्ट हो गया आदर्शवादी दृष्टिकोण या उपागम। आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी दृष्टिकोण का समूचा चिंतन समाज में विकासात्मक प्रगति होने के व्यापक विचार के आधार पर खड़ा है। इस विचार का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ था और अमेरिकन और फ्रेंच क्रांतियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत आदर्शवादी था। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी दृष्टिकोण का संबंध क्या होना चाहिए से है। आदर्शवादी चिंतन इन प्रश्नों पर विचार करते रहे हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, युद्धों का उन्मूलन कैसे किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किस प्रकार विकसित हो सकता है, शक्तिशाली राज्यों द्वारा शक्तिहीन राज्यों का शोषण किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है आदि। आदर्शवादी जो उपागम है उसका यह है कि उसका मतलब क्या होने चाहिए से है। आदर्शवादी दृष्टिकोण संस्थावादी तथा विधिवादी अध्ययन की ओर प्रवृत्त है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए यह तीन बातों पर बल देता है। प्रथम हो गया राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रहने का यत्न करना चाहिए। द्वितीय, शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी दल रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। तृतीय हो गए विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो आदर्शवादी दृष्टिकोण है उसमें ये हो गया तीन बातों पर बल देता है। आदर्शवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को स्वयं में साध्य न मानकर केवल एक साधन मानते हैं जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय न्याय का विकास करना है। जिस प्रकार राज्य का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की वृद्धि करना है, उसी प्रकार वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन्हीं मानवीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विदेश नीति का संचालन होना चाहिए। संक्षेप में हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ बंधा है। यह शक्ति, यह शांति और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण या आदर्शवादी उपागम। आदर्शवादी दृष्टिकोण समालोचना। इस सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित तर्कों के आधार पर की गई है। फर्स्ट, आदर्शवादी व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सभी राज्य पारस्परिक संबंधों में बल दे और सैनिक शक्ति के प्रयोग का परित्याग कर दे। इसके स्थान पर नैतिक सिद्धांतों का पालन करे, किंतु यह निकट तो क्या सुदूर भविष्य में भी संभव नहीं प्रतीत होता है। ये दूसरा हो गया आदर्शवादी व्यवस्था की आलोचना। हो गया आदर्शवादी व्यवस्था लाने के लिए उग्र सैनिकवाद, हिंसक शक्तियों का पूरा दमन और विरोध किया जाना चाहिए। तीसरा हो गया
इस सिद्धांत के अनुरूप राज्यों के उदात्त नैतिक सिद्धांतों के पालन की आशा रखना मृग मरीज का मात्र है। राष्ट्र संघ की स्थापना के कुछ वर्षों के बाद ही आदर्शवादी दृष्टिकोण की दुर्बलताएं स्पष्ट होने लगी। इसके कई कारण थे। फर्स्ट हो गया, राष्ट्र संघ और उससे संबंधित संस्थाएं कभी भी मानवीय मातृभावना की प्रतीक नहीं हो सकी, जो समस्त देशों में अधिकांश लोगों को के प्रेम तथा भक्ति को उत्पन्न कर सकती, जिसके द्वारा उस प्रतिष्ठा एवं अधिकार का विकास हो सकता जिसकी एक प्रारंभिक विश्व सरकार को आवश्यकता थी। द्वितीय हो गया, राष्ट्र संघ सत्ताधारी सरकारों में सहयोग का एक उपाय मात्र ही रहा। उनके प्रजाजन तथा नागरिक राष्ट्रीय हितों में संलग्न देशभक्त ही रहे। कुछ राज्यों में वे वंशीय विजय के स्वप्नों की ओर आकर्षित रहे, उन्हें भय से निष्क्रिय कर दिया गया, और भी अन्य राज्यों में उन्हें मदोन्मद करके धोखे में डाला गया। कहीं पर भी उन्हें सामान्य उद्देश्यों की प्रभावपूर्ण सेवा के लिए एक करने की चेष्टा नहीं की गई। तीसरा हो गया, राष्ट्र संघ की व्यवस्था में छोटे और कमजोर राष्ट्रों का ब्रिटेन और फ्रांस जैसी बड़ी शक्तियों पर से विश्वास उठ चुका था। छोटे और कमजोर राष्ट्रों को यह समझने में देर न लगी कि महाशक्तियां न्याय और सच्चाई का साथ देने के बजाय अपने न्यायस्थ स्वार्थों को अधिक प्राथमिकता देती हैं। उसके बाद हो गया, 18 सितंबर 1931 को जापान ने मध्य मंचूरिया पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रसंघ क्या हो गया, मूक दर्शन बना रहा है। जब जर्मनी ने 7 मार्च 1936 को लोकार्नो संधि को अस्वीकार कर दी तथा राइनलैंड को फिर से सैनिक अड्डा बनाना शुरू कर दिया, तब पश्चिमी शक्तियों ने संघ परिषद के एक और प्रस्ताव के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार के विरोधी कार्य की उपेक्षा की। इसके बाद के जर्मनी ने पुनः शस्त्रीकरण तथा आक्रामक हलचलों की भी जेनेवा में कोई प्रतिध्वनि न हो सकी। हिटलर और मुसोलिनी के प्रति ब्रिटेन और फ्रांस की तुष्टीकरण नीति ने आदर्शवादी दृष्टिकोण की पोल खोल करके रख दी। मुसोलिनी द्वारा इथियोपिया को हड़पना, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया का जर्मनी में विलीनीकरण आदि की घटनाओं के इस स्वार्थपूर्ण अनुक्रम में संघ के छोटे सदस्यों का कार्य भेड़ों के उस झुंड का कार्य था जिसे भेड़ की खाल में गीदड़ ने धोखा दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचालन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थता को समझने के लिए शक्ति, युद्ध आदि वास्तविक तत्वों की ओर भी समुचित ध्यान देना अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल यथार्थ प्रेरणाओं की उपेक्षा करने के कारण आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण विशेष सहायक नहीं होता। दूसरा हो गया, यथार्थवादी उपागम या यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण का आधार है मैकियावेली का यह कथन कि मनुष्य शस्त्र एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तुतः यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति, शस्त्र और युद्ध को मानव स्वभाव की विशेषताएं मानता है। यह कहना अधिक उचित होगा कि यथार्थवादी विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा और शक्ति के घटकों के ध्वन्यतार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानते हैं। इन विचारों का जन्म व्यक्ति के इस विश्वास से होता है कि दूसरा लोग सदा उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं और इसलिए उसे अपनी रक्षा के खातिर हर समय दूसरों को नष्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यथार्थवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यता है कि राष्ट्रों के बीच विरोध एवं संघर्ष किसी न किसी रूप में सदैव बने रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध
एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की आकस्मिक घटना के रूप में। यथार्थवाद के अनुसार वह तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्कसंगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। यथार्थवाद क्या है? तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरांत उनमें तर्कसंगत अर्थों को खोजने की प्रक्रिया है। किसी भी राज्य की परराष्ट्र नीति का पूर्वाभास उस राज्य की राजनीतिक गतिविधियों, कार्यकलापों तथा घटनाक्रम के विश्लेषण से संभव है, परंतु केवल तथ्यों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है। यथार्थवाद के अनुसार राष्ट्र की शक्ति का विकास उसके हितों को पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। तो क्या है कि राष्ट्र की जो शक्ति क्या है, शक्ति का विकास क्या है, जो उसके हित हैं उसको पूर्ण करने का एकमात्र माध्यम है। प्रत्येक राज्य और राजनेता सत्ता और शक्ति के विकास से ही अपने हित पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। शक्ति और हित के आधार पर ही राजनीति के वास्तविक अभिनेताओं के कार्यों को समझा जा सकता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि विदेश नीति संबंधी निर्णय राष्ट्रहित के आधार पर लिए जाने चाहिए, न कि नैतिक सिद्धांतों और भावात्मक मान्यताओं के आधार पर। मार्गेंथाउ के शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, शक्ति सदैव तात्कालीन उद्देश्य रखती है। यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसके लिए शक्ति इम्पोर्टेंट है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में, आदर्शवादी दृष्टिकोण में है कि क्या होना चाहिए। इसमें रियलिटी, शक्ति इम्पोर्टेंट है, शक्ति और सत्ता। ये यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसकी समालोचना। यथार्थवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आदर्शवादी, कल्पनावादी पर्यावरण से मुक्त दिलाई। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को स्पष्ट करने वाला उपागम है तथा विदेश नीति निर्माताओं के लिए एक आधार करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामान्य सिद्धांत निर्माण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। फिर भी यथार्थवादी उपागम आलोचना से परे नहीं है। फर्स्ट आलोचना होगी इसकी। यथार्थवादी दृष्टिकोण शक्ति और सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक तत्व मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि सत्ता एवं शक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो सकते हैं, लेकिन वह संपूर्ण नहीं है। दूसरा हो गया, यथार्थवाद शक्ति संघर्ष के अस्थायित्व को स्वीकार करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में साधनों एवं उद्देश्यों जैसे प्रश्नों के प्रति उदासीन है। तीसरी आलोचना हो गया यथार्थवादी दृष्टिकोण की। यथार्थवादी विचारधारा में कई असंगतियां हैं। शक्ति अथवा सत्ता की परिभाषा करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राज्य की समस्त शक्ति कितनी है, क्या है, यह नापना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह कई क्रियाओं का परिणाम है। एक राजनीतिज्ञ केवल सत्ता की प्रतिद्वंदता से ही संचालित नहीं होता, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग करना भी अपना विशिष्ट महत्व है। तो ये है कि जो एक राजनीतिज्ञ क्या होता है कि केवल सत्ता की प्रतिद्वंदता से संचालित नहीं होता है, वरन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है, सहयोग का भी अपना विशिष्ट महत्व है। तीसरा हो गया परंपरावादी उपागम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरावादी दृष्टिकोण का आधार दर्शन, इतिहास और कानून है। यह इतिहास को एक प्रयोगशाला के रूप में देखता है, जिससे वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एवं परीक्षण होता रहता है। इतिहास मानवीय प्रयोगों का भंडार है, जिससे शिक्षा लेकर समकालीन त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। इतिहास का अध्ययन तथ्य, ज्ञान एवं सामान्यीकरणों की परीक्षा करने के साधन के अतिरिक्त विचार क्षितिज को विस्तृत बनाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कूटनीतिक इतिहास का अध्ययन आवश्यक है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भूतकाल में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का स्वरूप क्या था तथा उन्हें किस प्रकार सुलझाया गया है। ऐतिहासिक उपागम विभिन्न देशों के विशिष्ट विकास और परिवर्तन कर हमारा ध्यान केंद्रित
करता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के परिवर्तन क्रम को समझने में सहायता मिलती है। इस उपागम का मुख्य आधार है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन राज्यों के विकास और परिवर्तन के साथ ही होता रहता है, अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का समकालीन स्वरूप एक क्रमिक तथा दीर्घ विकास का फल है। विधिवादी दृष्टिकोण के समर्थकों ने विधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विधि नियमों तथा इनके आधार पर अस्थायी विश्व व्यवस्था का निर्माण विधिवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य था। विधिवादी अंतर्राष्ट्रीय कानून संधियों राज्यों के मध्य विधि व्यवस्था संवैधानिक उपबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर्दृष्टि का विकास चाहते थे। इन्होंने विधि एवं व्यवस्था के आधार पर विश्व निर्माण का सुझाव दिया। डेविड वाल्टन के शब्दों में परंपरावादी दृष्टिकोण के दो प्रमुख तत्व हैं, प्रणाली और विषय वस्तु। प्रणाली के मामले में परंपरावादी दृष्टिकोण इतिहास, विधिशास्त्र और दर्शन से सीखने और विवेक पर भरोसा करने को आवश्यक मानता है, और विषय वस्तु के मामले में वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की भूमिका और राजनयिक के महत्व जैसे व्यापक प्रश्नों का विचारणीय मानता है। परंपरावादी जो उपागम है उसकी समालोचना। पारंपरिक ऐतिहासिक दार्शनिक उपागम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक सभ्यताओं का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करके समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस उपागम से हमें मानव जाति, मानव प्रकृति, प्रेरणाओं और समाजों के उत्थान पतन का एक स्पष्ट सूत्र भी प्राप्त होता है। इस दृष्टिकोण की कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट आलोचना हो गया, ऐतिहासिक विवेचना और शोधों के आधार पर यह एक प्रकार से अग्रिम निर्णयों का रूप धारण कर लेता है और इसी प्रकार समकालीन घटना चक्र की व्यवस्थित तर्कसंगत व्याख्या का विरोधी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इतिहास के अत्यधिक प्रयोग से दृष्टि अनुदार हो जाती है। ऐतिहासिक उपागम की दूसरी आलोचना है। ऐतिहासिक उपागम में दूसरी कमी यह रह गई है कि तथ्यों की इतनी बहुलता होती है कि हम अपनी रुचि के तथ्य छान लेते हैं, जिससे हमारी पूर्व धारणाओं को और पूर्वाग्रहों को बल मिलता है। उन सब तथ्यों की उपेक्षा कर दी जाती है जो पूर्वाग्रहों की सीमा में उचित नहीं बैठते हैं। अब हो गया व्यवहारवादी दृष्टिकोण बनाम वैज्ञानिक दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत व्यवहारवादी क्रांति हुई, अनेक कारणों से, जिनमें एक परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान के परिणामों के प्रति असंतोष भी था। राजनीतिक विद्वानों का ध्यान वैज्ञानिक पद्धति की ओर आकर्षित हुआ। व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप अधिकांश विद्वान नैतिक सिद्धांतों को त्याग कर व्याख्यात्मक सिद्धांतों को ही प्रतिपादित करने लगे। अद्वितीय घटनाओं के स्थान पर विद्वान लोग राजनीतिक व्यवहार में पुनरावृत्ति करने वाले नियमितताओं की खोज को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानने लगे। संदिग्ध और अस्पष्ट संप्रत्ययों के स्थान पर ऐसे क्रियात्मक संप्रत्ययों का प्रयोग करने लगे जिनकी सहायता से की गई व्याख्या का इंद्रिय अनुभविक आधार पर परीक्षण एवं सत्यापन हो सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में कुछ विद्वानों ने व्यवहारवादी शोध द्वितीय विश्व युद्ध से ही पूर्व प्रारंभ कर दिया था, जैसे क्विंसी राइट वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन क्विंसी राइट वैज्ञानिक पद्धति का समर्थन करते थे और द्वितीय महायुद्ध के समय किया हुआ उनका युद्ध संबंधी शोध कार्य ए स्टडी ऑफ वॉर शिकागो 1942 अभी भी व्यवहारवादी शोध में आधार के स्थान पर प्रतिस्थापित है। इसी प्रकार कुछ अन्य अपवाद हो सकते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यवहारवादी शोध का प्रभाव सन 1960 तक प्रतिफल नहीं हुआ। वस्तुतः व्यवहारवादी उपागम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को अधिकाधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का प्रयास है। इसका मूल लक्ष्य व्यवस्थित और अनुभववादी सिद्धांतों के निर्माण करना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मूलभूत स्वरूप को समझा जा सके। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में उपागम वैज्ञानिक साइंटिफिक एविडेंस पे या साइंटिफिक
स्टडी पे विश्वास करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारवादी प्रतिमान निर्माण, मॉडल बिल्डिंग और अन्य तकनीकों पर बल देते हैं और मानवीय मामलों में आकस्मिकता के तत्वों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि पहले तो हमें किसी विशेष स्थिति के सारे प्रासंगिक तथ्य इकट्ठे कर देना चाहिए और फिर उन तथ्यों की अपनी आधार सामग्री मानकर उनका विश्लेषण करना चाहिए और अंत में अपने निष्कर्ष और फैसले इस ढंग से पेश करने चाहिए कि मानो तथ्य स्वयं अपनी कहानी कह रहे हों। इसके लिए दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम, अनुसंधान के लिए छांटी गई समस्या यह क्षेत्र छोटा होना चाहिए ताकि तथ्यों का संकलन आसान हो। द्वितीय, अनुसंधान निष्कर्षों पर अपने व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। किर्कपैट्रिक के अनुसार व्यवहारवाद 4 तत्वों का सम्मिश्रण है। फर्स्ट हो गया विश्लेषण की इकाई के रूप में साधनों के रूप में संस्थानों की अपेक्षा व्यक्ति तथा समूह के आचरण का अध्ययन। दूसरा हो गया सामाजिक विज्ञानों की एकता पर बल तथा अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। तीसरा हो गया तथ्यों के पर्यवेक्षण हेतु सांख्यिकी तथा परिमाणात्मक तकनीकों पर बल। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्थित आनुभविक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करना। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव को ऐसा व्यवहार जिसका प्रत्येक द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं इत्यादि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। वस्तुतः व्यवहारवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका लक्ष्य विश्लेषण की इकाइयों, नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास को प्राप्त करना है। व्यवहारवादी उपलब्ध समस्त वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या विज्ञान बन सके। व्यवहारवादी उपागम के प्रभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सिद्धांतों एवं अवधारणाओं को विकास एवं निर्माण हुआ, जिससे नए निर्माण सिद्धांत, संचार सिद्धांत एवं व्यवस्था सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। जो ये था व्यवहारवादी सिद्धांत से क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई सिद्धांतों और अवधारणा का विकास हुआ, जिसमें निर्णय निर्माण सिद्धांत, संचार सिद्धांत, व्यवस्था सिद्धांत आदि प्रमुख हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है व्यवहारवादी सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम, उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।